अब जो है ये सब हम देख चुके हैं। अब हम बात करेंगे इंडिया के बॉर्डर की, लैंड और कोस्टल बॉर्डर हम देखेंगे। तो भारत का स्थलीय और जलीय सीमा कहाँ है? तो यहाँ जो उत्तरी भाग है भारत का, ये नॉर्थ इंडिया वाला जो पार्ट है, ये है भारत की स्थलीय सीमा, लैंड बॉर्डर, जो इंडिया विभिन्न देशों के साथ बनाता है। ये इंडिया का लैंड बॉर्डर है पूरा का पूरा। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में लैंड बॉर्डर ही है, कोस्टल रीजन पे नहीं है वो। इस तरफ है पाकिस्तान, इस तरफ है अफगानिस्तान, इस तरफ है चाइना, यहाँ है म्यांमार, यहाँ है बांग्लादेश, और ये भी यहाँ पे भी स्थलीय भाग है। तो इस तरह से भारत के उत्तर में विभिन्न देशों के साथ भारत सीमा बना रहा है, और दक्षिण में जो है हिंद महासागर वाला क्षेत्र है, इंडियन ओशन वाला, उसमें भी इस तरफ है बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, और दूसरी तरफ जो है यहाँ है अरब सागर, अरेबियन सी, अरेबियन सी, और ये भारत की लंबी सी तटरेखा है। तो तटरेखा की लंबाई पता होनी चाहिए अलग से, और ऊपर स्थलीय भाग की सीमा की भी। तो भारत की सीमा जो है उसमें स्थलीय सीमा को अगर देखें हम, लैंड बॉर्डर को, तो इंडिया का लैंड बॉर्डर लगभग राउंड फिगर में 15,200 किलोमीटर, आपको याद यही करना है। जबकि एग्जैक्ट फिगर जो है, ये तो एनसीईआरटी में लिखा रहता है राउंड फिगर, और यही पूछा जाता है एग्जाम में, बट एग्जैक्ट फिगर अगर देखें हम इंडियन गवर्नमेंट की साइट्स वगैरह पे, तो वो 15,106.7 किलोमीटर होता है, एग्जैक्ट तो ये होता है, पर हमें राउंड फिगर ही याद करना है। तटीय सीमा जो है, कोस्टल बॉर्डर इंडिया का टोटल इतना है 7,516.6 किलोमीटर। कोस्टल बॉर्डर में, तटीय सीमा में अगर देखें, तो एग्जैक्ट फिगर में तो इंडिया की लैंड, अच्छा कोस्टल बॉर्डर को दो पार्ट्स में बांटते हैं, एक तो मुख्य भूभाग की तटीय सीमा और एक द्वीपों की। तो देखिए मुख्य भूभाग क्या है, ये गुजरात, महाराष्ट्र, ये तो मेनलैंड है, और ये है आइलैंड्स, द्वीप, अंडमान निकोबार हो गए, इधर लक्षद्वीप हो गए। तो द्वीपों की भी तो एक तटीय सीमा होगी, तो उसको अलग से बताया जाता है, और मेनलैंड की तटीय सीमा को भी अलग से दर्शाया जा सकता है। तो मुख्य भूभाग की तटीय सीमा है 5,422.6 किलोमीटर, और द्वीपों की तटीय सीमा है 2,094 किलोमीटर। और ये जो मेनलैंड की कोस्टल बॉर्डर है, इसको राउंड फिगर में बताया जाता है 6,100 किलोमीटर, मतलब 6,100 किलोमीटर राउंड फिगर में। तो एनसीईआरटीज वगैरह में 6,100 किलोमीटर का आंकड़ा लिखा है, तो आप ये याद कर सकते हैं। हालांकि ये 7,516.6 तभी बनेगा जब आप 5,422.6 को इससे ऐड करेंगे, तब जाके ये दोनों जोड़ते हैं, तब बनता है ये राउंड फिगर तो थोड़ा ज्यादा बता रखा है, पर ठीक है एनसीईआरटीज वगैरह में दे रखा है, तो ये ध्यान होना चाहिए आपको। तो अब ये लिख लीजिए आप भारत की सीमा, और ऐसे ही फ्लो चार्ट बना लीजिए। ये लर्न करने का फैक्चुअल टॉपिक है, आपको लर्न ही करना है, तो लिखिए इसके बारे में। और ये देशों के नाम की चिंता ना करें, ये मैं अभी लिखवाऊंगी। ये मैप भी नहीं बनाना आपको, सिर्फ ये फ्लो चार्ट बनाना है, सिर्फ ये बनाइए फ्लो चार्ट। चलिए बनाया, लिखा, लिख लिया होगा सबने, जल्दी लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। पीडीएफ भी देंगे आपको, पर एक बार ये कर लीजिए, एक बार तो लिखिए। लिखा, चलिए हो गया होगा सबका। स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर, तटीय सीमा 7,516.6 किलोमीटर, मुख्य भूभाग मेनलैंड की इतनी, और द्वीपों की इतनी। और ये जो दो आंकड़े क्यों लिखे हुए हैं, क्योंकि ये राउंड फिगर है, ये एग्जैक्ट फिगर है। राउंड फिगर ज्यादा लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, तो आपको अगर भूभाग की, मुख्य भूभाग की तटीय सीमा पूछ ले तो 6,100 किलोमीटर बोल सकते हैं आप। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए इंडिया का जो डिफरेंट कंट्रीज के साथ बॉर्डर है उसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। ये वाला जो बॉर्डर है जो इंडिया का पाकिस्तान के साथ है, ये सीमा, ये पाकिस्तान के साथ वाली सारी सीमा कहलाती है रेड क्लिफ रेखा। और पहले ये बांग्लादेश और कुछ नहीं था, पूर्वी पाकिस्तान ही था, इसीलिए इसकी सीमा को भी रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। तो भारत और बांग्लादेश और भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेड क्लिफ रेखा कहलाती है। फिर इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में बहुत छोटी सी सीमा है, पर जितनी भी सीमा है उसको कहते हैं डूरंड रेखा, डूरंड रेखा। और चाइना और इंडिया के बीच में जो बॉर्डर है उसको कहा जाता है मैकमहोन रेखा। इनके सिर्फ नाम सीधे सीधे लिखने, ये पूछा गया है डूरंड रेखा आई थिंक पहले पूछा गया है या मैकमोहन, इन दोनों में से एक पूछा गया है पहले आरएस के एग्जाम में भी। तो कई बार सरल सवाल भी आ जाते हैं, पर सरल सवालों में गलती मत करना बिल्कुल भी। तो अब लिखिए इसके बारे में, सीधा ये लिख लीजिए डूरंड रेखा भारत अफगानिस्तान के बीच, रेड क्लिफ रेखा, तो लिखिए डूरंड रेखा भारत अफगानिस्तान के बीच, रेड क्लिफ रेखा भारत पाकिस्तान के बीच, रेड क्लिफ रेखा भारत पाकिस्तान के बीच, डूरंड रेखा भारत अफगानिस्तान के बीच, रेड क्लिफ रेखा भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश के बीच, भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश के बीच, भारत पाकिस्तान भारत बांग्लादेश के बीच। फिर लिखिए मैकमहोन रेखा भारत चीन के बीच, मैकमहोन रेखा भारत चीन के बीच, मैकमहोन इंडिया चाइना। चलिए लिख लिया सबने, जल्दी लिख लीजिए। फिर उसके बाद लॉन्गेस्ट बॉर्डर किसके साथ है और वो सब चीजें देखेंगे। लिख लिया, वेरी गुड। चलिए लिख चुके हैं सब लोग, और अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये जो टेबल है इसमें बेसिक ये है कि सबसे ज्यादा स्थलीय सीमा भारत कौन से देश के साथ बनाता है। तो सबसे ज्यादा स्थलीय सीमा इंडिया बनाता है बांग्लादेश के साथ। तो बांग्लादेश के साथ 4000 के आसपास, 4000 किलोमीटर के आसपास इंडिया की स्थलीय सीमा है। ये सीमा पर जो स्थित राज्य हैं उनके नाम है पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। और ये दूसरे नंबर पर है चाइना, चीन। चीन के साथ ये, अच्छा बॉर्डर की लंबाई किस किस की याद करें। देखिए सबसे ज्यादा लंबा बॉर्डर जो है इंडिया लैंड बॉर्डर बनाता है बांग्लादेश के साथ। सबसे कम लैंड बॉर्डर जो है वो इंडिया बनाता है अफगानिस्तान के साथ। तो आपको सबसे ज्यादा और सबसे कम वाला थोड़ा ध्यान होना चाहिए, डेटा भी, ये नंबर भी। और बाकी सारे जो नंबर्स हैं वो नहीं भी याद करोगे तो भी चल जाएगा। आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए, देशों का सीक्वेंस से पता होना चाहिए। ये पता अगर आ जाए अरेंजमेंट तो ये तो आना चाहिए। बाकी अगर आपको नंबर याद नहीं हो रहे हैं तो भी कोई बात नहीं, सबसे बड़ा नंबर और सबसे छोटा नंबर तो याद रखिए एटलीस्ट। और ये राज्यों के नाम तो आने चाहिए आपको। ये एटलस में भी देखना, आप उससे ज्यादा लर्न होंगे, इन टेबलों से याद नहीं होता। ये एटलस में देखोगे, खुद लॉजिकली समझोगे तो रटना नहीं पड़ेगा, आपके लिए बहुत सरल हो जाएगा इस तरह के क्वेश्चंस। तो चीन के साथ लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। पाकिस्तान में गुजरात, राजस्थान, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये सब पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं। नेपाल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। म्यांमार, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। भूटान, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। तो ये सारे जो हैं राज्यों के नाम, और ये सब, ये बेसिक्स आप लिख लीजिए। राज्यों के नाम तो मैं कहूंगी आप खुद ही देखें तो ज्यादा बेटर होगा, हालांकि हम पीडीएफ भी दे देंगे आपको, फिर भी तो लिख लीजिए, एक बार एक टेबल बना लीजिए। सबसे पहले लिखिए बांग्लादेश, बांग्लादेश, और बांग्लादेश में लिखिए, बांग्लादेश का तो नंबर भी लिखिए, कितने किलोमीटर की सीमा है वो भी लिखिए, 4096.7 किलोमीटर, 4096.7 किलोमीटर, 0.7 किलोमीटर। और उसमें लिखिए राज्यों के नाम, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। फिर लिखिए दूसरे नंबर पे चाइना, चीन,
चाइना, चीन, चीन में लिखिए लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। चलिए लिखा होगा इतना। अब देखिए आप ये एटलस जब देखेंगे, इसमें खास बात नोट करने की ये है कि आपको जो नया जम्मू कश्मीर का केंद्र शासित प्रदेश है उसकी बाउंड्री और लद्दाख वाली बाउंड्री दोनों दिखेगी इसमें, नए वाले एटलस में देखेंगे तो। और चेंज ये हुआ है कि जब से जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग से सेपरेट यूनियन टेरिटरीज डिक्लेयर किया गया है, तब से जम्मू कश्मीर चाइना की सीमा को नहीं छूता है। जम्मू कश्मीर चाइना के साथ बॉर्डर नहीं बनाता है तब से, और ना ही जम्मू कश्मीर बॉर्डर बनाता है अफगानिस्तान के साथ। तो जम्मू कश्मीर जब से केंद्र शासित प्रदेश बना है, यूनियन टेरिटरी बना है, तब से जम्मू कश्मीर की बॉर्डर जो है चाइना के साथ और अफगानिस्तान के साथ नहीं लगती है। एग्जाम में इसी चीज से रिलेटेड क्या पता क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि रिसेंट चेंजेस हैं ये। तो इस पार्ट के ऊपर ज्यादा ध्यान देना, क्योंकि ये वाला सेक्शन जो है ये नया बना है, इसमें चेंजेस हुए हैं। तो ये वाला पॉइंट मैंने बता भी दिया, एटलस में भी आप अच्छे से उसको देखना। तो अब पाकिस्तान वाला लिख लीजिए। पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। इनकी कोई सीमाएं के किलोमीटर लिखने की जरूरत नहीं, फिर भी इच्छा होगी आपके मन में, रुकोगे तो नहीं, आप लिखने की इच्छा ही हो रही होगी, लिख लो लिखने हो तो। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। लिख लिया सबने? इतना लिख चुके हैं पाकिस्तान के साथ। अब लिखिए नेपाल। नेपाल में लिखिए उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। सिक्किम डन। फिर उसके बाद लिखिए म्यांमार। म्यांमार, म्यांमार में लिखिए अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ठीक है। फिर उसके बाद लिखिए भूटान में। भूटान के बारे में लिखिए सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। नीचे लिखिए अफगानिस्तान। लास्ट, अफगानिस्तान लद्दाख के साथ सीमा बनाता है, लद्दाख के साथ। डन। चलिए ये सब कर चुके हैं, तो अब आगे बढ़ते हैं। फैक्चुअल चीजें से बेसिक। अब तटीय सीमा, कोस्टल बॉर्डर। कोस्टल बॉर्डर अभी आपने देखा इंडिया का टोटल कोस्टल बॉर्डर कितना है, 7516.6 किलोमीटर। और ये जो टोटल कोस्टल बॉर्डर है, इसमें से तटीय सीमा में से मेनलैंड की कोस्टल बॉर्डर कितनी है, वो है राउंड फिगर में 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर। तो कोस्टल बॉर्डर जो मेनलैंड का है उसके हिसाब से अगर देखें तो मुख्य भूभाग में सबसे लंबी तटरेखा कौन सा राज्य बनाता है, तो मेनलैंड में जो सबसे लंबी तटरेखा बनाता है वो गुजरात है, क्योंकि यहाँ कर्व्स बहुत सारे घुमाव हैं, उसकी वजह से तटरेखा की लंबाई बहुत बढ़ गई है। तो मेनलैंड में मुख्य भूभाग में टॉप पे है गुजरात, सबसे ज्यादा तटीय सीमा गुजरात की है। और अगर हम द्वीपों को भी देखें तो आइलैंड्स में अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार, उनकी तटीय सीमा जो है वो सबसे ज्यादा है। ओवरऑल संपूर्ण भारत में देखा जाए जितने भी कोस्टल बॉर्डर हैं उनमें सबसे लंबा कोस्टल बॉर्डर अंडमान निकोबार का है, गुजरात से भी ज्यादा बड़ा है। तो अगर ये पूछा जाए कि तटीय सीमा किसकी सबसे ज्यादा है और अंडमान निकोबार ऑप्शन में, तो आप अंडमान निकोबार चुनेंगे। या फिर अगर ऐसा पूछा जाए कि मुख्य भूभाग में मेनलैंड में किसका है सबसे ज्यादा तटीय सीमा, तो गुजरात की। और सबसे
छोटी तटीय सीमा जो है, यहाँ दमन और दीव नाम के, जो दीव तो छोटा सा द्वीप है और दमन गुजरात के तटीय क्षेत्र में है। तो गुजरात, अगर केंद्र शासित, अगर आपको पूछा जाए कि मुख्य मेनलैंड में, मुख्य भूभाग में या ओवरऑल भी अगर हम देखें तो दमन और दीव की कोस्टल बॉर्डर सबसे छोटी है। तो आपको द्वीपों के हिसाब से भी पूछा जा सकता है, आपको मेनलैंड मुख्य भूभाग के भी हिसाब से पूछा जा सकता है। अब कोस्टल रीजन पे लोकेटेड स्टेट्स कौन से, इनके नाम आपको पता होने चाहिए, पॉलिटिकल मैप से आपको याद करने। गुजरात है, उसके बाद महाराष्ट्र है, फिर गोवा है, फिर यहाँ कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, यहाँ पर ये जो है ये उड़ीसा, और ये पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल वाला पार्ट है। तो कुल मिलाकर अगर आप देखें, ये जो नया राज्य बना है तेलंगाना, ये तेलंगाना कोस्टल बॉर्डर पे नहीं है, तेलंगाना तटवर्ती सीमा नहीं बनाता। इन सब के अलावा पुडुचेरी जो है वो कोस्टल बॉर्डर बनाता है। तो पुडुचेरी भी तटीय सीमा बनाता है, बाकी सब राज्य बनाते हैं, इधर उड़ीसा, पश्चिम बंगाल से लेकर आगे तक। तेलंगाना नहीं बनाता है क्योंकि ये नया स्टेट बना है, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब जो है सिंपल फैक्ट्स लिखेंगे हम। तटीय सीमा में लिखिए सबसे लंबी तटीय तटरेखा, अलग से फैक्ट्स लिख लीजिए। सबसे लंबी तटीय तटरेखा, लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, सबसे लंबी तटरेखा अंडमान निकोबार, सबसे लंबी तटरेखा अंडमान निकोबार। मुख्य भूभाग में सबसे लंबी तटरेखा गुजरात, लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन अंडमान निकोबार, लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन अंडमान निकोबार, लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन मेनलैंड गुजरात, लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन मेनलैंड गुजरात। मुख्य भूभाग में सबसे लंबी तटरेखा गुजरात, मुख्य भूभाग में सबसे लंबी तटरेखा गुजरात की। और सबसे छोटी तटरेखा दमनदीव, सबसे छोटी तटरेखा दमनदीव, स्मॉलेस्ट कोस्ट लाइन दमनदीव, स्मॉलेस्ट कोस्ट लाइन दमनदीव। क्लियर है? तो ये लॉन्गेस्ट और स्मॉलेस्ट आ सकता है प्री में, ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगर देखें तो आसपास किसी देश के अगर सागर होता है, सी होती है, तो सागरीय भाग पर उस देश का थोड़ा थोड़ा अधिकार होता है। तो इंडिया के आसपास जो सागर है उस पर इंडिया का कितना अधिकार है, किसने तय किया ये अधिकार? तो देखिए ये अधिकार तय होता है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ सीज के थ्रू, जो कि 1981 में 1982 में जो एक सम्मेलन हुआ था उसके आधार पर। ये क्या है? यूनाइटेड नेशन मतलब संयुक्त राज्य, कन्वेंशन मतलब सम्मेलन, ऑन लॉज ऑफ सी मतलब समुद्र से संबंधित कानून। तो समुद्र से संबंधित कानूनों के लिए जो एक यूएन का सम्मेलन हुआ था, उस सम्मेलन ने तय किया कि हर एक देश जिसकी आसपास सागर है उसका सागर में कितना अधिकार रहेगा। इसी बेसिस पर इंडिया का भी अधिकार क्षेत्र डिसाइड होता है। इंडिया में दो तरफ जो है जलीय भाग है, दोनों तरफ क्या, तीनों तरफ है दक्षिण भारत में। तो दक्षिण भारत में इंडियन ओशन वाला पार्ट आ जाता है, बिल्कुल साउथ वाला पार्ट इंडियन ओशन वाला है। इस तरफ इंडियन ओशन के ही दो छोटे सीज हैं, एक बंगाल की खाड़ी है, एक अरब सागर है। बंगाल की खाड़ी, अरब सागर में भारत का कितना अधिकार है वो देखते हैं। तो अब देखिए ये नॉटिकल माइल्स में कैलकुलेट होता है, समुद्र में जो दूरी होती है वो किलोमीटर में ही नहीं कैलकुलेट होती। नॉटिकल मील में अगर हम देखें तो एक नॉटिकल मील जो है वो 1.8 मतलब 1.8 किलोमीटर के बराबर होती है, 1.852 किलोमीटर के बराबर होती है, 1.8 किलोमीटर के बराबर। तो अब जो है, अब अगर हम देखें ये 5 प्रमुख भाग मैं आपको पढ़ाऊंगी या बताऊंगी। तो ये 5 प्रमुख भाग को पहले हम खुद ड्रॉ करके समझ लेते हैं। आप भी मेरे साथ ड्रॉ कीजिएगा ताकि आपका ड्रॉ भी हो जाए और फिर समझ भी लेंगे, हम समझ भी रहे हैं साथ साथ। तो इंडिया का देखिए, अगर आप कोस्ट लाइन देखें तो जैसे आप मैप बनाते हो ऐसे बिल्कुल सीधा, इतना सीधा नहीं होता। तो ये जो है इसमें थोड़ा सा तटरेखा आड़ी तिरछी होती है, आगे पीछे होती है। तो तटरेखा ऐसे आगे पीछे होगी, और ऐसी जो आगे पीछे वाली तटरेखा है, इन आगे पीछे वाले भागों को अगर हम जोड़ दें, कनेक्ट कर दें एक इमेजिनरी लाइन से, तो ये जो काल्पनिक रेखा है जो इनको जोड़ रही है, इसको हम कह देंगे बेस लाइन, इसको हम कहेंगे आधार रेखा, बेस लाइन, आधार रेखा, बेस लाइन। आधार रेखा बनाई गई है ताकि कैलकुलेट किया जाए समुद्र में या सी में भारत का कितना अधिकार है। तो आधार रेखा क्या होती है? एक इमेजिनरी लाइन है, काल्पनिक रेखा, जो भारत के आड़े तिरछी तटरेखा को जोड़कर और एक सीधी हमें आधार रेखा या सीधा एक रेफरेंस लाइन देता है। तो ये आगे पीछे वाले इंडेंटेड कोस्ट लाइन जो है जिगजैग वाली, उसको कनेक्ट करके बनने वाली लाइन है। तो बेस लाइन क्लियर है?
इमेजिनरी लाइन है। अब आधार रेखा और जो हमारी वास्तव में तटरेखा है, हमारी जो रियल कोस्ट लाइन है वो और बेस लाइन जो है, उनके बीच में कुछ वाटर वाला भाग है, कुछ जलीय भाग। ये जो हमारी आधार रेखा और इसके बीच में जो थोड़ा सा जलीय भाग रह जाता है तटरेखा के बीच में, इस बेस लाइन और इसके बीच में जो वाटर है उसको कहते हैं इंटरनल वाटर, आंतरिक जल। ये वाला जो है, ये वाला पार्ट, इसको 1 नंबर दे देते हैं। ये जो सबसे पहला भाग है ये है आंतरिक जल, इंटरनल वाटर। इंटरनल वाटर पे कंट्री का पूरा अधिकार होता है, इंडिया का पूरा अधिकार है। यहाँ इंडिया जो है कुछ भी कर सकता है, रिसोर्सेज ले सकता है, यहाँ की मछलियां पकड़ सकता है, यहाँ तेल मिलता है तो तेल ले सकता है इंडिया। यहाँ पे इंडिया की सिक्योरिटी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन है, इसलिए यहाँ किसी भी कंट्री को आने से पहले इंडिया से परमिशन लेनी पड़ती है। बिना इंडिया से पूछे कोई यहाँ आ नहीं सकता। यहाँ से निर्दोष गमन की भी अनुमति नहीं है, इनोसेंट पासेज भी अलाउड नहीं है। इनोसेंट पासेज का मतलब किसी दूसरी कंट्री के मछुआरे वगैरह आ जाएं और कह दे हम तो गलती से आ गए थे, वो यहाँ अलाउड नहीं है। तो इसीलिए ये वाला जो जोन है, ये यहाँ पर पूर्ण सिक्योरिटी है और इंडिया का पूर्ण रूप से एकाधिकार है, कंप्लीट सोवरेनिटी है। तो ये जोन है इंटरनल वाटर वाला। अब उसके बाद आगे क्या जाता है, फिर आगे बेस लाइन से, आधार रेखा से हम थोड़ा दूरी तक देखते हैं। तो आधार रेखा से आप 12 नॉटिकल माइल तक की दूरी तक देखिए, फिर आगे चल के 24 नॉटिकल माइल भी देखेंगे और लास्ट में 200 नॉटिकल मील, 200। तो अब देखिए बेस लाइन से, आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक की जो दूरी है यहाँ तक, और फिर 24 नॉटिकल मील तक की दूरी, और लास्ट में 200 नॉटिकल मील तक की दूरी। यहाँ पर अन्य जोन्स हैं, दूसरा नंबर जोन यहाँ है, तीसरा नंबर जोन यहाँ है और चौथा नंबर जोन यहाँ है। और इन सब के बाहर आगे जो जोन है वो पांचवा नंबर है। ये 5वां नंबर उच्च सागर कहलाता है, उच्च सागर, हाई सी। हाई सी में किसी भी देश का कोई अधिकार नहीं है, मतलब सभी देश जो है समान रूप से यहाँ अपने जहाज ले जा सकते हैं, केवल आवागमन के लिए यूज कर सकते हैं, समुद्र के संसाधन वगैरह यहाँ के नहीं ले सकते। तो ये हाई सी वाला रीजन किसी के भी कंट्री के कंट्रोल में नहीं आता, ये किसी भी कंट्री के कंट्रोल के अंडर नहीं है। बाकी ये जो 2, 3, 4 वाला क्षेत्र है, इंडिया का अधिकार 4 नंबर क्षेत्र तक है, 1 नंबर से लेकर 4 नंबर तक अधिकार है इंडिया का। इसमें 1 नंबर तो मैंने बताया आंतरिक जल है, इंटरनल वाटर है, यहाँ कंप्लीट इंडिया को राइट्स मिले हुए। फिर 2 नंबर जो स्टेट है, राज्य क्या, 2 नंबर जो क्षेत्र है, इस 2 नंबर स्टेट को कहते हैं संलग्न सागर। पास वाला आंतरिक जल के बगल वाला जो सागर है उसको कहेंगे संलग्न सागर नहीं, सीमावर्ती सागर कहेंगे। ये जो हमारे आंतरिक जल है इसके ठीक पास वाला जो सागर है इसको टेरिटोरियल सी कहते हैं या सीमावर्ती सागर, टेरिटोरियल सी, सीमावर्ती सागर। सीमावर्ती सागर। अब ये जो हमारी सीमा के बिल्कुल पास में है सागर, इसको सीमावर्ती सागर कह रहे हैं। इस सीमावर्ती सागर में इंडिया को क्या अधिकार है, तो इस सागर वाले क्षेत्र में भी इंडिया को अच्छे खासे अधिकार हैं, एकाधिकार है इंडिया का, कोई इंडिया के बिना परमिशन के आ नहीं सकता, वो सारी चीजें हैं। पर यहाँ पे निर्दोष गमन की अनुमति है, इनोसेंट पासेज अलाउड है। कोई अगर गलती से यहाँ आ जाए, जिसका कोई उद्देश्य नहीं हो भारत पे अटैक करने का, जिसका कोई गलत पर्पस नहीं हो, वो बस गलती से उस एरिया में आ जाए, मासूमियत से बस गुजर रहा हो वहां से, तो उसको चुपचाप जाने की अनुमति इंडिया दे सकता है। पर अगर इंडिया को लगे कि नहीं नहीं ये तो कोई संदिग्ध व्यक्ति लग रहा है और ये जो है थोड़ा सा कुछ डिस्टर्ब कर सकता है इंडिया की सिक्योरिटी को, तो उसको अरेस्ट करवाया जा सकता है, उसके ऊपर इंडिया कार्रवाई कर सकता है। पर निर्दोष गमन की फिर भी यहाँ पे अनुमति है। तो ये 12 नॉटिकल मील तक का जो क्षेत्र है ये सीमावर्ती सागर है, जहां से निर्दोष गमन की अनुमति है, पर उसके अलावा सारी सिक्योरिटी वगैरह इंडिया को मिलती है और सारे राइट्स इंडिया को मिलते हैं। यहाँ तक अगर तेल के कुएं मिल रहे हैं तो इंडिया तेल ले सकता है, यहाँ गैस मिल रही तो गैस ले सकता है इंडिया, यहाँ अगर कोरल स्टोन्स और प्रवाल या मूंगा पत्थर वगैरह मिल रहे हैं वो सब भी ले सकता है इंडिया। यहाँ पे सारे अधिकार है इंडिया को। कोई यहाँ से किसी देश का जहाज अगर जा रहा है, इंडिया की परमिशन लेके जा रहा है, तो परमिशन लेके जाने वाले जहाज से भी वो सीमा शुल्क ले सकता है इंडिया, कस्टम ड्यूटी वगैरह चार्ज कर सकता है, पैसा ले सकता है यहाँ से गुजरने के लिए। तो ये सब राइट्स इंडिया को यहाँ पर हैं।
और यहाँ तक सिर्फ ये जो है एक चीज इसमें लूप होल है, या थोड़ा सा एक चीज की कमी है यहाँ पर, और वो एक चीज ये है कि यहाँ से निर्दोष गमन की अनुमति है। चुपचाप बिना कुछ इंडिया की सिक्योरिटी को चैलेंज किए अगर कोई जा रहा है तो वो अलाउ किया जा सकता है, उसकी अनुमति है। इंडिया का ये जो 2 नंबर जोन है, इसके ऊपर तक की जो वायु वाला भाग है, ऊपर तक का जो एयर स्पेस है, वहां तक भी इंडिया का राइट है। जैसे इंडिया की लैंड यहाँ खत्म हो गई, तो ऐसा नहीं है कि इंडिया की लैंड के ऊपर ऊपर वाली एयर स्पेस पे ही हमारा अधिकार है। हमारा अधिकार यहाँ ये जो 12 नॉटिकल माइल है, समुद्र की 12 नॉटिकल मील दूरी तक, इंडिया के स्थल के आसपास तक भी, ऊपर जो आसमान है उसके ऊपर भी हमारा अधिकार है। और उस आसमान वाले क्षेत्र में ये अधिकार है कि कोई जैसे पड़ोसी देश हमारे स्काई रीजन में या फिर ऊपरी भाग में एयर स्पेस में ड्रोन चलाकर और हमारे ऊपर ऐसे नजर रख रहा हो, तो वो सब अलाउड नहीं है। तो यहाँ तक जो है 12 नॉटिकल माइल के ऊपर वाला जितना भी एयर स्पेस है या वायु वाला जो है क्षेत्र, वहां पर भी इंडिया का अधिकार है। अब जो है आगे आ जाते हैं, तीसरा भाग, थर्ड जो जोन है उसको कहा जाता है, लिख रहे हैं ना, साथ साथ बना रहे हैं आप, साथ साथ बनाइए, मैं बाद में ज्यादा टाइम नहीं दूंगी, साथ साथ बनाइए। सीमावर्ती सागर बना लिया, उसके बाद आ जाता है संलग्न सागर। संलग्न सागर या इसको कहते हैं कॉन्टिग्युअस सी, कॉन्टिग्युअस सी। संलग्न सागर वाला जो क्षेत्र है या कॉन्टिग्युअस सी वाला जो रीजन है, यहाँ पे कोई भी जहाज अगर गुजरता है यहाँ से, तो यहाँ से गुजरने वाले जहाज को इंडिया से कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, वो गुजर सकता है। सिर्फ जहाज जब गुजरता है किसी देश का, तो उसको इंडिया को उसके बदले में क्या देना पड़ता है, कस्टम ड्यूटी देनी पड़ती है, सीमा शुल्क आदि इंडिया यहाँ पे ले सकता है। तो संलग्न सागर वाले क्षेत्र में भारत को वित्तीय अधिकार है, फाइनेंशियल राइट्स है, मतलब सीमा शुल्क वगैरह लेने का फाइनेंशियल राइट है, पर दूसरे राइट्स इंडिया के पास नहीं है। इंडिया यहाँ से कोई जा रहा हो जहाज, उसको रोक टोक नहीं सकता कि तुम क्यों जा रहे हो यहाँ से, उसको अलाउ होगा जाना, सिर्फ उसको कस्टम ड्यूटी देनी पड़ेगी, इंडिया को सीमा शुल्क देना पड़ेगा। और बाकी निर्दोष गमन क्या, बाकी सब तरह के गमन भी यहाँ पे अनुमति है, पर जाने आने के लिए थोड़ा सीमा शुल्क वगैरह देना पड़ता है, ट्रेड शिप्स जो होती है या व्यापारियों के जो जहाज होते हैं उनको। अब आगे जाते हैं और ये चौथा क्षेत्र देखते हैं। तो ये जो फोर्थ रीजन है इसको कहते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, EEZ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। आर्थिक क्षेत्र, अनन्य आर्थिक क्षेत्र जो है, यहाँ पर भारत को केवल आर्थिक अधिकार है, वित्तीय अधिकार नहीं, आर्थिक अधिकार। मतलब यहाँ पे जो संसाधन है, यहाँ पे जो भी रिसोर्सेज है, उनको इंडिया ले सकता है, बट किसी जहाज के यहाँ से गुजरने पर, किसी दूसरे देश के जहाज के यहाँ से गुजरने पर इंडिया कोई कस्टम ड्यूटी नहीं लेगा, कोई सीमा शुल्क वगैरह इंडिया नहीं लेगा। यहाँ से कोई भी आ सकता है, जा सकता है, पर यहाँ जो भी संसाधन है, रिसोर्सेज है, उन पे इंडिया का ही अधिकार है। जैसे मछलियां पकड़ सकते हैं हम यहाँ पे इस एरिया की, हम यहाँ से तेल ले सकते हैं, गैस ले सकते हैं, पेट्रोलियम वगैरह सब यहाँ का ले सकते हैं, यहाँ पे कोई भी मूंगा पत्थर वगैरह मिलता है वो हम ले सकते हैं, यहाँ पर हम आर्टिफिशियल आइलैंड्स बना सकते हैं, कृत्रिम द्वीप बना सकते हैं, ये सारे राइट्स हमारे पास हैं। पर किसी गुजरने वाले जहाज से हम सीमा शुल्क नहीं ले सकते, हम कस्टम ड्यूटी नहीं ले सकते। तो इस तरह से जैसे जैसे हम जोन 1 से जोन 4 की तरफ आते हैं, वैसे वैसे हमारे अधिकारों में थोड़ी थोड़ी कमी होती जाती है। लास्ट में EEZ वाले क्षेत्र में हमारे पास, इंडिया के पास केवल आर्थिक अधिकार रहता है, और 5वें जोन में भारत के कोई अधिकार नहीं है। कोई भी जाए आए, कोई भी रिसोर्सेज मिल रहे हो तो उस पर इंडिया नहीं कब्जा कर सकता, या इंडिया उसके ऊपर अधिकार नहीं जमा सकता। कुछ देश जो हमारे बहुत नजदीक स्थित हैं, जैसे श्रीलंका, तो श्रीलंका जैसे नजदीक स्थित देशों के साथ हम एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है वो शेयर करते हैं। जो नजदीक होंगे देश, उन दोनों को आपस में रिसोर्सेज जो है वो बराबर बराबर लेने होंगे, या संसाधन जो है वो लेने होंगे। इसीलिए अक्सर जब शेयरिंग होती है तो डिस्प्यूट होता है, विवाद होता है। तो जब हम किसी देश के साथ हमारा ये मैरीटाइम रीजन शेयर करते हैं, या समुद्री जो क्षेत्र है वो शेयर करेंगे, तो हमारे विवाद होंगे। जैसे श्रीलंका के साथ अक्सर हमारे मत्स्य विवाद होते हैं, फिशिंग को लेकर विवाद होते हैं। वो कहते हैं तुमने ज्यादा मछलियां निकाल ली, तुमने ट्रोलर्स का यूज कर लिया। हमारे मछुआरे कई बार उनके एरिया में चले जाते हैं, हम उनके मछुआरे हमारे एरिया में आ जाते हैं, तो काफी डिस्प्यूट्स रहते हैं। तो ये आपने जोन्स बना लिए होंगे, जल्दी से बना लीजिए। मैं सिर्फ थोड़ा सा टाइम दे रही हूँ, 1 आध मिनट दे रही हूँ आपको, जल्दी बनाइए। बन चुका होगा आई एम श्योर।
कुछ किसी को और कोई देखनी है चीज तो और फाइनल टच दे दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ये वाला कीजिए। चलिए बन गया, हो गया। अब देखिए जो अभी हमने समझा है, सिर्फ बोल बोल के समझाया मैंने, अब वही चीज हम लिखेंगे। तो लिखिए आंतरिक जल, सबसे पहला भाग आंतरिक जल, इंटरनल वाटर, इंटरनल वाटर। और आंतरिक जल में लिखिए इंडिया हैज फुल सोवरेनिटी ओवर इट, भारत का संपूर्ण संप्रभुत्व है, इस क्षेत्र में भारत का संपूर्ण संप्रभुत्व है। संपूर्ण संप्रभुत्व है। ओके, लिखा। आगे लिखिए, हाँ जो राइट्स कोई भी स्टूडेंट जो पूछ रहे हैं कि क्या हमारे पास आंतरिक जल में आंतरिक जल के अंदर संसाधन प्राप्त करने के अधिकार है, हाँ है। जो 4 नंबर क्षेत्र में अधिकार है वो आपको ऑटोमेटिकली 3 नंबर क्षेत्र में भी है। अगर आप यहां से तेल निकाल सकते हो तो 3 नंबर से तो निकाल ही सकते हो, है ना। अगर आप यहां से तेल ले सकते हो तो यहां से भी ले सकते हो, और यहां से भी ले सकते हो तो यहां से भी ले सकते हो। पर यह है कि यहाँ के जो अधिकार है वो यहाँ अप्लाई नहीं होते। 1 नंबर जोन के राइट्स आपको 4 नंबर जोन में नहीं मिलते, बट 4 नंबर जोन के राइट आपको 1 नंबर जोन में मिलेंगे। 2 नंबर जोन के जो राइट्स हैं वो आपको 1 नंबर जोन में मिलेंगे, बट 2 नंबर के जोन के जो राइट्स हैं वो आपको 3 नंबर जोन में नहीं मिलेंगे। ये आप समझिए, राइट्स का जो है वो पिटारा बाहर जाते जाते कम होता जाता है। अंदर वाला जो पार्ट है इंडिया का, 1 नंबर वाला जो पार्ट है उसमें सारे राइट्स है, ऑल राइट्स जितनी की भी हमने बात की है ना 4 नंबर तक, वो सारे अधिकार हैं पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे भी सारे अधिकार हैं सिवाय नंबर 1 में जो राइट्स हैं उसको लेकर। ये चीज क्लियर है। तो आगे लिखिए सीमावर्ती सागर, दूसरा नंबर सीमावर्ती सागर, टेरिटोरियल सी, टेरिटोरियल सी। वेरी गुड, साथ में बना लिया तो वेरी गुड। अब लिख लो ये सीमावर्ती सागर, टेरिटोरियल सी, एब्सोल्यूट राइट्स ऑफ इंडिया बट इनोसेंट पैसेज इज अलाउड, एब्सोल्यूट राइट्स ऑफ इंडिया बट इनोसेंट पैसेज इज अलाउड। सीमावर्ती सागर, भारत का एकाधिकार परंतु निर्दोष गमन की अनुमति, भारत का एकाधिकार परंतु निर्दोष गमन की अनुमति, निर्दोष गमन की अनुमति। फिर तीसरा नंबर जोन संलग्न क्षेत्र, दूसरा नहीं लिखा हो तो लिख लीजिए, भारत का एकाधिकार परंतु निर्दोष गमन की अनुमति, एब्सोल्यूट राइट ऑफ इंडिया बट इनोसेंट पैसेज इज अलाउड, इनोसेंट पैसेज इज अलाउड। फिर लिखिए संलग्न क्षेत्र, कॉन्टिग्युअस सी, संलग्न क्षेत्र कॉन्टिग्युअस सी, कॉन्टिग्युअस सी। उसमें लिखिए फाइनेंशियल राइट्स लाइक चार्जिंग कस्टम ड्यूटी एक्सेट्रा, फाइनेंशियल राइट्स लाइक चार्जिंग कस्टम ड्यूटी एक्सेट्रा, वित्तीय अधिकार, सीमा शुल्क वसूली आदि के, वित्तीय अधिकार, सीमा शुल्क वसूली आदि के, सीमा शुल्क वसूली आदि के। फिर है अनन्य आर्थिक क्षेत्र, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, अनन्य आर्थिक क्षेत्र, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, अनन्य आर्थिक क्षेत्र, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। उसमें लिखिए भारत को संसाधन के दोहन या विदोहन लिख सकते हो, भारत को संसाधनों के विदोहन, नए द्वीपों के निर्माण एवं वैज्ञानिक अनुसंधान के अधिकार, भारत को संसाधनों के विदोहन, नए द्वीपों के निर्माण एवं वैज्ञानिक अनुसंधान के अधिकार, वैज्ञानिक अनुसंधान के अधिकार। India has rights to access resources, India has rights to access resources, rights to access resources,
but artificial islands, build artificial islands, build artificial islands, conduct scientific research, build artificial islands, conduct scientific research, conduct scientific research, scientific research। फिर उसके बाद लास्ट लिखिए उच्च सागर, उच्च सागर, हाई सी, हाई सी लिखिए, हाई सी में लिखिए, उच्च सागर में लिखिए, उच्च सागर, किसी भी राष्ट्र किसी भी राष्ट्र का किसी भी राष्ट्र के अधिकार क्षेत्र से परे, किसी भी राष्ट्र के अधिकार क्षेत्र से परे, उच्च सागर में किसी का कोई अधिकार नहीं है, किसी भी राष्ट्र के, राष्ट्रीय नहीं है, राष्ट्र होगा, किसी भी राष्ट्र के अधिकार क्षेत्र से परे, इंग्लिश में लिखिए हाई सी वाले रीजन में, बियॉन्ड एनी नेशनल जुरिस्डिक्शन, बियॉन्ड एनी नेशनल जुरिस्डिक्शन, बियॉन्ड एनी नेशनल जुरिस्डिक्शन, जुरिस्डिक्शन। क्लियर है? अब जो है ये लिख चुके हैं हम, बहुत इजीली समझ में आ गया होगा। अब जो कई लोगों को डाउट्स हैं कि ये इस साइड भी होगा क्या, हाँ इस साइड भी होगा, अरेबियन सी में भी होगा, इस साइड भी वही सारे जोन्स बनेंगे। और कुछ लोगों के डाउट कि ये क्या हमारे जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह उसके आसपास भी मिलेगा, ये राइट, हाँ मिलेगा, अंडमान निकोबार के आसपास वाला जो भी एरिया है उसमें भी हमारे ऐसे ही जोन्स हैं। फिर क्या ये राइट्स, क्या ये अधिकार दूसरे देशों के पास भी ऐसे उनकी कंट्री में भी आसपास सीमा के होते हैं? हाँ, हर देश के होते हैं। श्रीलंका के अपने हैं ये वाले जोन्स, म्यांमार के भी इसी तरह के जोन्स हैं। हर कंट्री जो कि कोस्टल बॉर्डर बनाती है उसके पास इसी तरह के राइट्स हैं। किसने तय किए? यूएन ने तय किए हैं कि ऐसा ऐसा राइट्स मिलेगा। और 1 नॉटिकल माइल किसके बराबर होता है? 1 नॉटिकल माइल अगर आपने नहीं लिखा, 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल्स टू 1.852 किलोमीटर। तो अगर नहीं लिखा तो ये भी लिख लीजिए और इसका भी नाम लिख लीजिए, इसको इंग्लिश में ही लिख लीजिए। खास तौर पे इसको शॉर्ट फॉर्म इसका ये यूज होता है, यूनक्लॉस। रवि, अंडमान निकोबार किसी इन जोन्स में नहीं आता, अंडमान निकोबार उसके भी आगे, तो अंडमान निकोबार की जहां बाउंड्री बनती है उसके आसपास वाले एरिया में भी यही 4 जोन्स जो हैं वो बने हुए। तो 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल्स टू 1.852 किलोमीटर, 1.852 किलोमीटर। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉज ऑफ सी 1982 में जो हुआ था उसके बेसिस पे डिसाइड होता है। हिंदी में अगर लिखना चाह रहे हैं यूएन क्लॉज के बारे में तो लिख लीजिए संयुक्त राष्ट्र का समुद्री कानूनों से संबंधित सम्मेलन, संयुक्त राष्ट्र का समुद्री कानूनों से संबंधित सम्मेलन 1982 1982 लिख लिया, 1982। अब जो है आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये आप कर चुके हैं। अब भारत के कुछ बेसिक फैक्चुअल चीजें, इंडिया का उच्चतम बिंदु कौन सा है, हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है, इंडिया का लोवेस्ट पॉइंट कौन सा है। तो अब इंडिया का हाईएस्ट और लोवेस्ट पॉइंट अगर हम देखें तो हाईएस्ट पॉइंट भारत का देखने को मिलता है ऊपर उत्तर भारत में। हालांकि ये पीओके में है बट पीओके का पार्ट भी इंडिया का ही पार्ट माना जाता है, तो इसीलिए यहाँ इंडिया में है काराकोरम श्रेणी में K2। अभी हम पर्वत करेंगे नेक्स्ट क्लास में या अगली बार, तो पर्वत में वो आ जाएगा कि K2 है कहाँ पर। फिलहाल सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि भारत का उच्चतम बिंदु है K2 गॉडविन ऑस्टिन। कई किताबों में कंचनजंगा को भारत की सबसे ऊंची चोटी बताया जाता है, वो इसलिए क्योंकि कंचनजंगा अनडिस्प्यूटेड रीजन में है, अविवादित क्षेत्र में, और K2 विवादित क्षेत्र में है, पीओके के अंदर है अभी ये जो है K2 वाला पार्ट। इसलिए कई जगह किताबों में K2 का नाम नहीं लिखा जाता, कंचनजंगा लिख दिया जाता है। पर हम तो मानते हैं पीओके वाले हिस्से को भारत का ही पार्ट माना जाता है, गवर्नमेंट मानती है। आज तक हमारा जो इंडिया का मैप बनता है, मैप में हम पीओके वाले पार्ट को भी तो दर्शाते हैं, तो दैट मींस इट इज अ पार्ट ऑफ इंडिया। तो इंडिया का पार्ट मानेंगे तो K2 जो है वो सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंचा भाग है भारत का। सबसे निम्नतम बिंदु केरल में मिलता है। केरल में जो निम्नतम बिंदु मिलता है उसका नाम है कुट्टनाड नामक स्थान, कुट्टनाड नामक स्थान, इसका नाम याद रखना है। और ये कुट्टनाड नामक स्थान जो है ये सी लेवल से -2 मीटर नीचा है, -2 मीटर। कुट्टनाड क्षेत्र सी लेवल से, समुद्र तल से -2 मीटर। और इसकी हाइट क्या है K2 की? K2 की हाइट है 8611 मीटर।
तो ये तो समुद्र तल से ऊपर है, इसलिए ये तो पॉजिटिव में प्लस में नंबर है, और ये जो है समुद्र तल से नीचा है, तो इसमें माइनस लगा दिया, -2 मीटर। तो अब आपको ये सीधा इनके नाम लिखने हैं, तो आप लिखिए, ये जिले विले नहीं लिखने, हाँ सीधा लिखिए। भारत का उच्चतम बिंदु K2 गॉडविन ऑस्टिन है, उसकी हाइट भी लिख लीजिए। भारत का उच्चतम बिंदु K2 गॉडविन ऑस्टिन है। इंडियाज हाईएस्ट पॉइंट इज K2 गॉडविन ऑस्टिन, K2 गॉडविन ऑस्टिन। और फिर लिखिए, भारत का निम्नतम बिंदु केरल में स्थित कुट्टनाड नामक क्षेत्र है। भारत का निम्नतम बिंदु केरल में स्थित कुट्टनाड नामक स्थान है। कुट्टनाड नामक स्थान बिलो सी लेवल है, -2 मीटर है, और यहाँ पर चावल की खेती भी की जाती है। तो अगर कहीं प्री में पूछ लिया जाए कि ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहाँ समुद्र तल से नीचे चावल की खेती होती है, तो वर्ल्ड में एकमात्र यही क्षेत्र है जहाँ समुद्र तल से नीचे चावल की खेती होती है। तो लोवेस्ट पॉइंट इन इंडिया इज कुट्टनाड इन केरल, कुट्टनाड इन केरल। भारत का निम्नतम बिंदु केरल में स्थित कुट्टनाड नामक स्थान है। ये क्लियर है, लिख लिया। तो ये सीधे याद करने फैक्चुअल चीजें। ब्रैकेट में इनकी ये जो इसकी तो गहराई लिख ली होगी -2 मीटर, और इसकी ऊंचाई लिख ली होगी 8611 किलोमीटर, 11 किलोमीटर, किलोमीटर नहीं सॉरी मीटर। अच्छा, हाइट और गहराई जनरली मीटर में बताई जाती है, मीटर, और लंबाई दूरी जो है डिस्टेंस वो बताया जाता है किलोमीटर में। तो कभी भी हाइट कभी एग्जाम में लिखते समय मीटर ही लिखना है, किलोमीटर मत लिख देना गलती से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे पाक जल संधि की। पर पाक जल संधि की हम बात करें जो भारत के साउथ में है, उससे पहले हम एक चीज जो है वो देख लेते हैं। पाक स्ट्रेट से पहले आपको पता तो होना चाहिए जल संधि क्या होती है। तो जल संधि को कौन बोल रहा है, किस पे, ऑनलाइन, यूट्यूब पे या अब? अच्छा, देखो जो लोग भी लाइव देख रहे हैं, हाँ अच्छा, हाँ देखो जो लाइव देख रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं तो चैप्टर तो वही रहेगा, भारत तो भारत ही रहेगा, चाहे लाइव पढ़ाओ चाहे रिकॉर्डेड पढ़ाओ। अब देखो मैं लाइव पढ़ा रही हूँ, और चाहो तो मेरे को स्टूडियो में आके देख सकते हो, और जो लोग जानते हैं इस एरिया के आसपास रहते हैं, मेरी गाड़ी बाहर खड़ी है, देख लेना। और अपने टावर तो जानते ही हैं भाई, नए नए टावर जो हैं, जो परिचित नहीं है, यहाँ बोर्ड में समय लिखा होता है। आपको जब भी शक हो कि नहीं ये टीचर तो लाइव नहीं है, तो आप ना यहाँ समय चेक कर लिया करो, ठीक है। आपकी घड़ी में अभी यही समय होगा, यहाँ पे डेट भी लिखवा दो रे, है ना, डेट भी लिखवा दो, और कहो तो कुछ है ना और भी कुछ एंगल से आपको समझाएं। अच्छा ये बताइए, लाइव क्लास जो होती है, लाइव क्लास कभी फॉरवर्ड नहीं होती। आप इसको पीछे कर सकते हो, क्लास को आप आगे खींच के दिखाओ, उसको जो भी आपका वो है ना, वो प्ले कर रखा है आपने, उसको आगे करके दिखाओ, क्योंकि मैंने आगे वाला बोला ही नहीं है, अभी तक पढ़ाया ही नहीं है, मेरी लाइफ में वो समय आया ही नहीं है। आपकी लाइफ में आ गया हो तो अलग बात है। तो हम लोग लाइव हैं और कमेंट वगैरह देख रहे हैं, पर वो जो है अभी, क्योंकि ये वाला लाइव सेशन सब जगह जा रहा है, यूट्यूब पे भी जा रहा है, और पता नहीं और कौन कौन सी ऐप में जा रहा है। जब आप लोग प्रॉपर एडमिशन ले लेंगे, आप ऐप का पार्ट बन जाएंगे, आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। जब आप ऐप का पार्ट बन जाएंगे, जो स्टूडेंट्स अभी हमारे से जुड़े नहीं है, तो आपके जो कमेंट्स हैं वो भी मुझे दिखने लगेंगे, मैं आपके कमेंट्स का आंसर भी देने लगूंगी। अभी 50 जगह कमेंट्स आ रहे हैं, तो अभी जो मुझे कमेंट्स दिख रहे हैं वो हमारे ऑलरेडी जो स्टूडेंट्स हैं उनके कमेंट मुझे दिख रहे हैं, और जिन लोगों ने अभी तक एडमिशन नहीं लिया उनके कमेंट मुझे नहीं दिख रहे, इसलिए उनको लग रहा है कि पता नहीं मैम हमारे कमेंट क्यों नहीं पढ़ रही। हमारे आपके कमेंट भी पढ़े जाएंगे और आपकी जो क्वेरीज हैं वो भी सॉल्व की जाएंगी, पर पहले एडमिशन ले लीजिए, क्योंकि मुझे अभी आपके कमेंट्स नहीं दिख रहे हैं। तो वो जो है ये सारी क्लास लाइव चल रही है, ओके। और कोई सबूत, मेरी घड़ी में भी समय देख लो, और कुछ बताओ। हाँ अरे मेरे पास मोबाइल, रुको रुको, मोबाइल में डेट समय बताती हूँ। हाँ न्यूज़पेपर भी दिखा सकते, देख क्या आया न्यूज़पेपर में आज, न्यूज़पेपर दिखाओ, देखिए ये कैसे दिखेगा समय, इसमें डेट दिखेगी। तो देखो ये डेट देख लो भाइयों, 25 अगस्त 10:52, 25 अगस्त, ठीक है, यही समय हो रहा है। अब तो विश्वास कर लो, मतलब हमें क्या मजे आएंगे। देखो रिकॉर्डेड भी करना हो तो हमें काम तो हमें करना है ना, चाहे रिकॉर्डेड में करो चाहे लाइव में करो, हमें पढ़ाना तो है ही। तो हमें कोई मजे आएंगे क्या क्या आपको रिकॉर्डेड दें, कि नहीं इनको धोखा देंगे, इनको चकमा देंगे हम और इनको रिकॉर्डेड दे देंगे, ऐसा होता है क्या कभी?
तो देखो ऐसा कुछ नहीं है, और हम लाइव ही हैं, और लाइव ही आपको सुन रहे हैं। और सुन रहे हैं क्या? आप मुझे सुन रहे हैं, मैं आपको नहीं सुन रही। चलिए, तो अभी भी शक है क्या किसी को? हाँ, क्या कर रहे थे? मैं शक के चक्कर में भूल ही गई। हाँ, हम जल संधि कर रहे थे। अब देखो, जल संधि, हम पाक जल संधि पढ़े, उससे पहले जल संधियां होती क्या है उसको थोड़ा ब्रीफली देख लेते हैं, क्योंकि वर्ल्ड लेवल पे भी एक दो जल संधियों के स्टेट्स के नाम आएंगे, तो वो हमें पता होने चाहिए कि स्टेट्स होती क्या है। तो स्टेट या जल संधि, आज का न्यूज़पेपर भी ला देना, मैं दिखा दूंगी इनको, देख। जल संधि। और दूसरा जो है, जल संधि का बिल्कुल ऑपोजिट होता है, विपरीत होता है इस्थमस। स्ट्रेट का ऑपोजिट होता है इस्थमस या स्थल डमरू। स्थल डमरू। तो जल संधि क्या होती है? तो देखिए, कोई दो स्थलीय भाग, लैंड रीजन, ये स्थलीय भाग, और दूसरी तरफ यहाँ पे स्थलीय भाग, इन दो स्थलीय भागों के बीच में जो छोटी सी जलराशि है, वाटर बॉडी है, इसको जल संधि कहते हैं। और ये जो जल संधि है स्ट्रेट, ये जलीय भागों को, दो बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज को, दो बड़े सागरों को जोड़ती है। तो स्ट्रेट का जो काम होता है, जल संधि का काम, वो ये करती है कि दो लैंड रीजन जो होते हैं, दो स्थलीय भाग, उनको तो ये अलग करती है, और दो बड़े जो जलीय भाग होते हैं उनको ये जोड़ती है। तो ये जो सकड़ी सी पट्टी है जल की, इसको जल संधि कहते हैं, जो दो जलीय भागों में संधि करवा रही है। तो स्ट्रेट इज जस्ट अ नैरो पीस ऑफ वाटर, और नैरो एरिया ऑफ वाटर विच कनेक्ट्स टू लार्जर वाटर बॉडीज, और अलग करता है ये दो स्थलीय भागों को। इस्थमस इसका बिल्कुल उल्टा होता है। इस्थमस में, स्थल डमरू में, दो बड़े स्थलीय भाग होते हैं, और उन दो बड़े स्थलीय भागों को एक सकड़ी सी स्थलीय पट्टी जोड़ती है, एक नैरो सी जो लैंड का एक स्ट्रिप है वो कनेक्ट करता है। तो ये लैंड है, स्थल, और ये भी लैंड है, लैंड, स्थल। तो दो बड़े स्थलीय भागों को जोड़ने वाला ये वाला जो स्थलीय पट्टी है, लैंड का एक स्ट्रिप है, इसको कहते हैं इस्थमस या स्थल डमरू। इसको स्थल डमरू कहो या स्थल संधि कहो, एक ही बात है। स्थल मध्य भी कहा जाता है, या इस्थमस तो इंग्लिश में कहते ही है। और ये इस्थमस जो है, ये जनरली अलग करता है या सेपरेट करता है दो वाटर बॉडीज को, इधर कुछ पानी है और इधर कुछ पानी है। तो इन दोनों जलराशियों को, इन दोनों वाटर बॉडीज को ये जुड़ने नहीं दे रहा, इन दोनों को कनेक्ट नहीं होने दे रहा, बीच में लैंड आ गई है, इसलिए दो वाटर बॉडीज अलग हो गई। तो स्थल डमरू दो जलराशियों को अलग करता है और दो स्थल भागों को जोड़ता है, जबकि जल संधि जो है, ये दो जल भागों को जोड़ती है और दो स्थलीय भागों को अलग करती है। ये क्लियर है सबको क्या होता है? अब आप इसको ड्रॉ कर लीजिए, फिर हम पाक जल संधि को समझेंगे और उसके बारे में लिखेंगे। इतना ड्रॉ कीजिए। किया ड्रॉ? जल्दी ड्रॉ कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। किया ड्रॉ? समझ में आ गया सबको? डन। काफी लोगों ने कर लिया है, जिनका नहीं हुआ जल्दी से लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आशा, आप 1 बजे का इंतजार नहीं कर सकती? आशा, हम 1 बजे भी मिलेंगे, आप 1 बजे भी मुझे बात कर सकते हो मेरे से, 1 बजे भी आप मुझे कमेंट कर सकते हो। क्या हम 1 बजे बात कर लें आशा? ठीक है, चलिए। लिख लिया आपने? बना लिया? चलिए, आप ये बना चुके होंगे स्ट्रेट। अब जो है पाक जल संधि को समझते हैं। अब इंडिया की जो पाक स्ट्रेट है, ये श्रीलंका और भारत के बीच में है। ये जो यहाँ पर आपको छोटे छोटे द्वीप दिख रहे हैं, पहले तो उनको देखिए। ये आपको जो छोटे छोटे द्वीप दिख रहे हैं यहाँ पर, ये वाले,
ये बहुत सारे छोटे छोटे द्वीपों की एक श्रृंखला है जो श्रीलंका और भारत के बीच में है। और ये जो छोटे छोटे आइलैंड हैं इनको कहा जाता है आदम सेतु, एडम्स ब्रिज। तो ये आदम सेतु है, एडम्स ब्रिज। तो सेतु, आदम सेतु छोटे छोटे द्वीपों की एक श्रृंखला है श्रीलंका और भारत के बीच में। इन्हीं द्वीपों में पंबन द्वीप है, इन्हीं द्वीपों में रामेश्वरम है। तो ये सारे जो आइलैंड्स हैं ये एडम ब्रिज का पार्ट है, आदम सेतु का। एडम्स ब्रिज के उत्तर में है पाक की खाड़ी, एक वाटर बॉडी है, जलराशि, पाक की खाड़ी, बे, पाक बे। ठीक है, यहाँ पे एक पाक बे है, पाक की खाड़ी। और इस आदम सेतु के दक्षिण में, साउथ में है मन्नार की खाड़ी, गल्फ ऑफ मन्नार। तो यहाँ दो खाड़ियां हैं, ऊपर की तरफ पाक की खाड़ी, नीचे की तरफ मन्नार की खाड़ी। इन दोनों के बीच में है आदम सेतु, एडम्स ब्रिज, छोटे छोटे आइलैंड्स। और यहाँ पर जहां ये पाक की खाड़ी खत्म होती है, तो पाक की खाड़ी के ठीक उत्तर में यहाँ एक सकड़ी सी जलराशि है जो पाक की खाड़ी को बंगाल की खाड़ी से जोड़ रही है। और ये जो नैरो स्ट्रिप ऑफ वाटर है जो पाक बे को बे ऑफ बंगाल से कनेक्ट करता है, इस नैरो स्ट्रिप ऑफ वाटर को कहते हैं स्ट्रेट, इसको कहते हैं जल संधि। तो यहाँ जो जल संधि है वो है पाक जल संधि। ये पाक जल संधि पाक की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है और अलग किसको करती है, भारत और श्रीलंका को अलग करती है। तो बस ये कॉन्सेप्ट जो है ये ड्रॉ करने से ही आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। और अगर एग्जाम में पूछा जाए पाक की खाड़ी किसको जोड़ती है, तो पाक की खाड़ी क्या, पाक जल संधि किसको जोड़ती है, तो पाक की खाड़ी को और बंगाल की खाड़ी को। अलग किसको करती है, भारत और श्रीलंका को। आदम सेतु के उत्तर में स्थित है पाक की खाड़ी और दक्षिण में स्थित है मन्नार की खाड़ी। तो ये ऐसे कैसे डायग्राम बनाइए, ये आपके दिमाग में छप जाएगा। आपको शब्दों से ज्यादा डायग्राम पे बिलीव करना चाहिए, शब्द जो से ज्यादा डायग्राम याद होते हैं। सो ये ड्रॉ कीजिए डायग्राम्स, फिर आगे हम लिखेंगे भी इसके बारे में। बनाया? हो गया, बन गया? हाँ, ये बना लीजिए, अच्छे से बना लीजिए, ये आपको याद हो जाएंगी चीजें। अच्छा, मुझे आपको उसमें भी दिखाने थी, मैं बताती हूँ मैप निकाल के, तब तक आप जल्दी बनाओ। ये मैप निकाल के भी बताती हूँ आपको। जिनके पास एटलस है वो एटलस में अगर देखेंगे ये वाला मैप जिसमें तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, पुडुचेरी वाला दिखा रखा है, ये वाला मैप जो 23 नंबर पेज पे है। और स्टार्टिंग से अगर आप देखोगे तो स्टार्टिंग में ये जो इंडिया का मैप आता है, उसके बाद ये राज्यों के मैप दे रखे हैं अलग अलग। ये नॉर्मल इंडिया का मैप है, उसके आगे स्टेट्स के मैप है, बहुत सारे राज्यों के मैप है। उसके थोड़ा आगे जाओगे तो आपको यहाँ पे तमिलनाडु वाला मैप मिलेगा। इसमें आप देखो दक्षिण में ये सारी चीजें एज इट इज ड्रॉ की हुई है। सिर्फ पाक जल संधि का, हाँ पाक जल संधि का नाम भी लिखा हुआ है, सिर्फ हाँ बंगाल की खाड़ी का नाम भी लिखा, सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, इसमें भी आप देख सकते हो। ठीक है, जिनको कंफ्यूजन है वो इसमें भी देख ले। और रामेश्वरम और पंबन चैनल और ये सारी चीज जो है ये आप यहाँ पर भी देख सकते हो। और इनको देखने से चीजें ज्यादा क्लियर होती है। आसपास क्या क्या चीजें हैं वो देखिएगा। और इसको अभी फिलहाल ड्रॉ कर लीजिए। चलिए, किया ड्रॉ। आदम सेतु, पाक की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, इतना कर चुके होंगे सब, काफी टाइम दिया मैंने। डन हो गया है काफी लोगों का, ओके गुड। अब जो है ये आप कर चुके हैं, तो अब ये लिखिए सीधा। पाक जल संधि पाक की खाड़ी बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है, भारत और श्रीलंका को अलग करती है या उन दोनों के बीच में स्थित है। और इसमें स्ट्रेट में इंग्लिश में भी ये लिखना है, तो डालिए हेडिंग और लिखिए पाक जल संधि, पाक स्ट्रेट, इट कनेक्ट्स पाक बे एंड बे ऑफ बंगाल, it connects Park Bay and Bay of Bengal, Park Bay and Bay of Bengal। यह पाक की खाड़ी, देखो
पाक में एल लिखा हुआ है, PAL के, बट ये एल साइलेंट है, तो इसीलिए इसको वैसे पाक बोला जाना चाहिए। बट अगर पाल्क लिखा है तो वो भी गलत नहीं है, क्योंकि हिंदी में ट्रांसलेशन ऐसे कर देते हैं देवनागरी में। तो पाल्क लिखा हो, अरे क्या हो रहा है, पाल्क लिखा हो या पाक लिखा हो, वो आप उससे कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। इट कनेक्ट्स पाक बे एंड बे ऑफ बंगाल। इट इज लोकेटेड बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। यह पाक की खाड़ी तथा बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है। पाक की खाड़ी तथा बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है। भारत एवं श्रीलंका के मध्य स्थित है। भारत एवं श्रीलंका के मध्य स्थित है। लोकेटेड बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। इंडिया एंड श्रीलंका, तो लिख लिया होगा। तो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है ऑलमोस्ट हो गया है, सिर्फ एक दो छोटे छोटे टॉपिक्स और बचते हैं, वो हम करेंगे। और कल हम नया जो सेकंड चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे। प्रॉपर जो हमें पर्वत वगैरह देखने हैं वो करेंगे। आज बेसिक इंट्रोडक्शन था इंडिया का, जो हमारा कंप्लीट हो गया है ऑलमोस्ट। तो बाकी कल करते हैं हम चीजें डिस्कस। ओके, थैंक यू सो मच। सो जिन्होंने नोट डाउन नहीं किया, नदर्न हेमिस्फीयर में उत्तरी गोलार्ध में है भारत और पूर्वी गोलार्ध में है। भारत के जो मैप है या आकार है वो लगभग चतुष्कोणीय है, क्वाड्रेंगुलर। फिर हमने एरिया देखा 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। 7th पोजीशन है एरिया वाइज, 2.4% है वर्ल्ड के क्षेत्रफल का एरिया का। पॉपुलेशन 121 करोड़ है और 17% विश्व की 17.5% जनसंख्या भारत में दूसरे स्थान पर है जनसंख्या की दृष्टि से। 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश या यूनियन टेरिटरीज हैं, ये सब हम देख चुके हैं। सबसे बड़ा राज्य देख चुके हैं, सबसे छोटा राज्य, यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे बड़ा और छोटा, ये सब फैक्चुअल चीजें हैं। ये भी हमने देखा कल कि सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है भारत का, सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, मेन लैंड का मुख्य भूभाग का सबसे दक्षिणतम बिंदु सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है। वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट में जब आप देशांतर बताते हो तो ईस्ट का ई ही लगेगा, चाहे वो पश्चिमी भाग हो तो भी ईस्ट का ई लगेगा। और इधर किबिथु गांव और ये सब हमने कल नोट डाउन किया था, ये आपको एज इट इज लर्न करना है। फिर हमने ये भी थोड़ा देखा कि उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार जो है वो ज्यादा है, पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार कम है, जबकि दोनों का लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल अगर डिग्री वाइज देखें एक्सपेंशन या विस्तार तो दोनों 30 डिग्री का है। फिर ये पूर्व से पश्चिम तक की दूरी कम क्यों है, क्योंकि देशांतरों के बीच की दूरी कम हो जाती है ध्रुवों की ओर जाने पर, क्योंकि लॉन्गिट्यूड्स जो होते हैं उनकी लाइंस के बीच में डिफरेंस या डिस्टेंस जो है वो कम हो जाता है जैसे जैसे पोल्स की तरफ जाते हैं, इसलिए ईस्ट वेस्ट का जो डिस्टेंस है इंडिया का ये थोड़ा कम है। अब आगे देखें अगर, तो ये कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन कौन से राज्यों से गुजरती है ये हम देख चुके हैं। राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। फिर हमने ये भी देखा कि इंडिया ट्रॉपिकल जोन, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र और उपोष्ण या फिर शीतोष्ण कटिबंधीय, कोष्ण शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में बटा होता है। सब ट्रॉपिकल एंड वार्म टेम्परेट जोन में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसे डिवाइड करती है कर्क रेखा। सबसे नजदीक राजधानी है रांची, सबसे नजदीक शहर जो है वो उदयपुर है त्रिपुरा का, और उदयपुर शहर जो है रांची से भी ज्यादा नजदीक है। और फिर हमने 82.5 डिग्री का देखा, 82.5 डिग्री का, ये यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा से और आंध्र प्रदेश से गुजरती है, तेलंगाना से नहीं गुजरती, ना ही तमिलनाडु से गुजरती है, ये आपको याद रखना है। फिर जीएमटी भी हम देख चुके हैं, 5.5 घंटे आगे है इंडिया का टाइम जीएमटी से। और ये कर्क रेखा और उसके साथ साथ 82.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड 82.5 डिग्री दोनों एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट करते हैं, कहाँ मिलते हैं, ये मिलते हैं कोरिया जिले में छत्तीसगढ़ के। फिर उसके बाद अगर देखें हमने भारत की सीमा, बाउंड्री या बॉर्डर जो है उसको डिस्कस किया। एक तो लैंड बॉर्डर है, एक कोस्टल बॉर्डर है। लैंड बॉर्डर इंडिया का राउंड फिगर में जो आपको याद रखना है 15,200 किलोमीटर है, और तटीय सीमा जो है 7,516.6 किलोमीटर। और उसमें से मेन लैंड जो है मुख्य भूभाग की तटीय सीमा लगभग राउंड फिगर में 6100 किलोमीटर है, और द्वीपों की 2094 किलोमीटर, आइलैंड्स की अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप जिसमें सम्मिलित है। फिर हम ये देख चुके हैं कि कौन कौन सी बॉर्डर को किस किस नाम से बुलाया जाता है। ये है रेड क्लिफ रेखा, और ये जो है ये है यहाँ पर ये मैकमोहन लाइन, उसके अलावा मैकमोहन क्या, डूरंड रेखा के अलावा ये वाली जो है ये है मैकमोहन, चाइना के साथ जो है, और बांग्लादेश के साथ जो है वो भी रेड क्लिफ रेखा ही कहलाती है। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ वाली जो है वो रेड क्लिफ रेखा कहलाती है, और ये अफगानिस्तान के साथ जो थोड़ी सी बनी हुई डूरंड रेखा, डूरंड रेखा का क्वेश्चन पहले आया हुआ शायद। और इसमें जो लैंड बॉर्डर है, स्थलीय सीमा, बांग्लादेश सबसे ज्यादा बनाता है, अफगानिस्तान सबसे कम बनाता है।
कोस्टल बॉर्डर हमने देखा, सबसे लंबी जो तटरेखा है वो अंडमान निकोबार की है, और केवल मेनलैंड में पूछा जाए मुख्य भूभाग में तो गुजरात नंबर 1 पे। सबसे कम तटरेखा जो है वो यहाँ पर दमन और दीव जो है वो बनाते हैं। फिर हमने कल ये जोन समझे थे। जोन्स में अगर देखें, आंतरिक जल में भारत के पूरे अधिकार हैं, इंटरनल वाटर्स में। फिर उसके बाद सीमावर्ती सागर में भारत को सभी अधिकार हैं, सिर्फ निर्दोष गमन की अनुमति होती है, इनोसेंट पासेज अलाउड होता है, और यहीं तक इंडिया का एयर स्पेस जो है वो खत्म हो जाता है। 12 नॉटिकल माइल तक वायु के अंदर भी भारत के अधिकार है। तीसरा जो जोन है वो है संलग्न सागर, कंटिगुअस सी, 24 नॉटिकल माइल तक है। यहाँ पर भारत को वित्तीय अधिकार है, फाइनेंशियल राइट। फिर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन आ जाता है, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। यहाँ पर भारत को कृत्रिम द्वीप बनाने का, अनुसंधान करने का, साइंटिफिक रिसर्च करने का, और उसके साथ साथ संसाधनों के दोहन का अधिकार है, रिसोर्सेज वगैरह ले सकता है इंडिया। और आगे वाला जितना भी सागर है वो खुला है, उसे उच्च सागर कहते हैं, हाई सी कहा जाता है। फिर उसके बाद देखें, अगर भारत का उच्चतम बिंदु हाईएस्ट पॉइंट K2 है, जबकि लोवेस्ट पॉइंट इंडिया का जो है वो कुट्टनाड है, जो कि केरल में है। फिर कल पाक जल संधि हमने देखा था। पाक स्ट्रेट जो है ये पाक की खाड़ी और आगे की तरफ बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है, और पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी के बीच आदम सेतु है, एडम्स ब्रिज। सो ये हम डिस्कस कर चुके हैं।